नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य लगे हुए हैं उनमें सीमा विवाद हो गया है। ये आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। ऐसे में ठन गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम बॉर्डर सील कर लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है तीनों राज्य आपस में बैठिए, बातचीत से मामला सुलझाइए और कॉमन पास बनाइए। कोरोना काल में बात तो हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी हो गई। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों की सीमाएं सील हो गई। नोएडा हो या गुरुग्राम या फिर गाजियाबाद, दिल्ली से आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ पास धारकों को ही आने की इजाजत है। इसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। राज्यों पर तैनात पुलिस भी इन सियासी फैसलों से शायद हलकान हो चुकी है। यही वजह है कि कभी तो चेकिंग जमकर होती है तो कभी पुलिस वाले भी वाहनों को आने जाने दे रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली की बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम है, ऐसे में गाड़ियों का सिलसिला आना अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो रास्ता है, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो गुड़गांव से होती हुई दिल्ली की तरफ जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा था कि 7 दिनों के लिए जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने की परमिशन होगी जिनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड या मूवमेंट पास होगा। लेकिन आपको बता दें, हम कल भी यहाँ मौजूद थे, अभी भी यहाँ मौजूद हैं। केवल फॉर्मेलिटी के नाम पे ही यहाँ पे चेकिंग हो रही है। कोई खास स्ट्रिक्ट तरीके से किसी का पास वगैरह नहीं देखा जा रहा है। सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ यही हाल दिखा, लेकिन जब आज तक के कैमरों को पुलिस वालों ने देखा तो वाहनों की रोक टोक होने लगी। दिल्ली सरकार ने अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। अगर यहां पर देखें तो यहां पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा है, वो पुलिसकर्मी अगर आप देखें वहां से बैठे हुए थे और वहां से उठकर यहां पर आने लगे और चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति यहां पर होने लगी। दरअसल बॉर्डर सील करने का मसला सियासी हो चला है। पहले गाजियाबाद और नोएडा के जिलाधिकारियों ने यूपी बॉर्डर सील किया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से आने जाने पर पाबंदी लगाई। पिछले सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। हमने दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गाजियाबाद आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन वे लोग आए जो आवश्यक सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, उनकी आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं। जो लोग किसी उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो लोग जिनके कारण संक्रमण फैल सकता है। देखिए, दिल्ली की तुलना में गाजियाबाद और नोएडा बहुत सुरक्षित है अभी, और हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर ये इन्फेक्शन तेजी के साथ फैले। केजरीवाल सरकार ने तो केंद्र सरकार के उल्टा चलना होता है। जब एमएचए ने कहा कि रोक लगाओ, इन्होंने खोल दिया। अब एमएचए ने कहा है कि खोल दो, तो इन्होंने रोक लगा दी। इनका एजेंडा तो दूसरा है, राजनीतिक है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पॉलिटिक्स में आम लोग पिस गए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सारे दफ्तर खुल गए, कारोबार शुरू हो गया। लेकिन बॉर्डर पॉलिटिक्स की वजह से तमाम लोग न तो दफ्तर पहुंच सके और न ही अपने व्यापार स्थल पर।
पास के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो यू टर्न मारना पड़ रहा है। बिकॉज मॉल में काम करते हैं तो माइट भी 8 से मॉल खुल सकते हैं, तो बिकॉज जो प्राइमरी जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए तो हमें जाना है, तो बट हमें वापसी भेज दिया गया। 2 दिन से तो गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। और 126 जाना है ऑफिस में। अब हमारा ऑफिस तो खुल गया है, अब ऑफिस में हमारे दिल्ली से भी आ रहे हैं और बाकी स्टाफ, और हम नहीं जा पा रहे हैं। कल भी मैं यहाँ पे आया था, कोई प्रॉब्लम हुई थी, परसों आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इतनी दूर से आया हूँ और अब इतनी दूर आने के बाद पता लगता है कि एंट्री नहीं करने देंगे, तो काफी दिक्कतों का सामना करना। आम लोगों का ये दर्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाने का आदेश दिया है, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने हफ्ते भर के भीतर नीति तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही तीनों राज्यों को एक साथ बैठक करने का सुझाव भी दिया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा ने अपनी अपनी सीमाएं तो बंद कर ली, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो आदेश दिए हैं, उसके संकेत और संदेश बिल्कुल साफ हैं कि यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि मामले को गंभीरता से सुलझाने का है, आम आदमी की दिक्कतें और जरूरतें समझने का है, ताकि कोरोना को भी मात दी जा सके और बाकी लोगों की सुविधाओं में इजाफा हो। दिल्ली बॉर्डर पर लोगों की परेशानी का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो अपने आदेश को लोगों को ठीक से समझाए। बहरहाल हाई कोर्ट ने बॉर्डर खोलने की याचिका को खारिज कर दिया। अरविंद ओझा, पूनम शर्मा, मुनीश पांडे और निखिल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह बताई है दिल्ली ने और दिल्ली सरकार ने सीमा को सील करने के पीछे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, जिसमें कहा गया है कि तीनों राज्य आपस में मिलकर सुलझाए मामले को, क्या कह रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सुनिए। हम कोई बहुत बंद रखने के पक्ष में नहीं है और हमारा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा के जो नेबरिंग सिटीज हैं, ये तो एक एनसीआर का हिस्सा है और ये इनकी लाइफलाइन आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस होके गुजरती है, तो इनको बॉर्डर्स को कभी भी सील रख के ये शहर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो फैसले लेने पड़े लॉकडाउन के दौरान में, और अभी भी क्योंकि लॉकडाउन का अनलॉकिंग फेज चल रहा है, उसमें उनकी वजह से ये इशू उठा। वरना तो हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों में रहने वाले, दोनों तीनों चारों शहरों में रहने वाले नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो और बहुत इजी आउटगोइंग हो, आना जाना हो लोगों का। सेंट्रल हमने कभी भी किसी पेशेंट को तो रोकने की बात ही नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में आज जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कल और बेड्स की जरूरत पड़ेगी, परसों और ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के इन सब और हमारी तैयारियां उस हिसाब से हम कर रहे हैं। वैसे में हम अपने सारे बेड्स जितने हमने तैयार किए हैं, अगर इसको एकदम से ओपन कर देंगे तो आप मान के चलिए कि पूरे देश से पेशेंट्स दिल्ली आना चाहते हैं और आए। दिल्ली को गर्व है इस बात पे। लेकिन कोरोना के अलावा जब हम मेडिकल के लिए लोगों को बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज हम कोरोना की तैयारियों के बीच में लोगों को कहेंगे कि आप आ जाइए किसी भी देश के किसी भी कोने से, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे। दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति जो आज दिल्ली में रह रहा है, उसको अगर कोरोना हुआ और उसको क्रिटिकल कंडीशन हुई तो उसको लेके कहाँ जाएंगे, इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। इसलिए हम वो मैनेजमेंट चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन रहे, ताकि कल को दिल्ली में और कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और क्रिटिकल केसेस बढ़ेंगे तो हमारे हाथ में वो मैनेजमेंट रहे, वो वेल मैनेज रहे चीजें। 2 महीने से लॉकडाउन चला है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मुझे लगता है और भी कुछ, जब ऑफिसर्स बैठ के बात करेंगे तीनों राज्यों के अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जरूरत बात पड़ी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठ के बात करेगी, तो सॉल्यूशन और भी निकलेंगे। और हम तो बिल्कुल इन प्रिंसिपल इस पक्ष में हैं कि मिनिमम कंडीशंस हो, मैक्सिमम आवाजाही हो और किस तरह से हो वो, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज का मैनेजमेंट भी ठीक चलता रहे और लोगों को दिक्कत भी ना हो। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। कोरोना संकट के बीच देश भर से खबरें आ रही हैं, कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है। इंडिया टुडे ग्रुप ने भी हाथ बढ़ाया है। बांदा में हमने कैसे लोगों को खाना खिलाया है, इस रिपोर्ट में देखें। लॉकडाउन लगा हुआ है, न कहीं जा पा रहे हैं, न दवाई नहीं करा पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं 4 दिन से। अपनी मौत से चंद दिनों पहले ही राजकुमार के दिए इस बयान को सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी।
ये आज के विकसित होने की राह पर खड़े भारत का वो स्याह सच है जो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कुछ बढ़िया पूर्वा गांव से, जहां गांव वालों और परिवार का आरोप है कि राजकुमार भूख से तड़प तड़प कर मर गया। जब नहीं रहा, लॉकडाउन में नहीं जा पाती रही हूँ तो किसी दिन खाता रहा, किसी दिन पड़े रहते रहे। अब लॉकडाउन के मारे नहीं गया तो कुछ पेट भर खाना नहीं पाया, मरीज वैसी रहा, तो बिना पैसा के मेरा बच्चा मर गया भूखा प्यास। जैसे कैसे यहाँ वहाँ से मांग मूंग के खावा, आदमी के 3 साल हो गए खत्म हो गए, जैसे खाना वो नहीं मिला था। बेशक हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है, लॉकडाउन से परिस्थितियां दुश्वार हुई हैं, लेकिन क्या आज का हिंदुस्तान अपनी किसी संतान को भूख से मरने की इजाजत देगा? क्या सरकारी दावे और सरकारी सिस्टम इतने खोखले हैं कि बांदा के राजकुमार के शरीर ने अन्न नहीं मिलने से जीवन त्याग दिया? मुद्दा जांच का है, लेकिन उससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अन्न को तरसते बांदा जिले के 4 गांवों में मदद पहुंचाने का फैसला किया। दिल्ली से राहत सामग्री बांदा के गांव में पहुंची तो भूख से व्याकुल परिवारों में उम्मीद की एक आस जगी। इन परिवारों को करीब 200 के आसपास परिवार हैं, जिनको हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ राहत सामग्री यानी खाने पीने की चीजें, राशन दे सकें, जिससे कि इनकी मुश्किलें थोड़ी दूर हो सकें। हम अपने साथ ये तमाम सामान लाए हैं जिससे कि इन लोगों को दिया जाए तो इनकी रोजी रोटी और कुछ दिन तक जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जो कोरोना संक्रमण के दौरान नियम कायदे कानून है वो समझाते हुए और इस मुश्किल हालात के बारे में बताते हुए ये कोशिश करेंगे कि इन लोगों को कुछ हम राहत पहुंचा सकें। इंडिया टुडे के केयर टुडे रिलीफ फंड की ओर से बांदा जिले के 4 गांवों में 200 परिवारों को राहत और राशन सामग्री बांटी गई। गांव वालों का आरोप है कि सरकारी कोटे से राशन तो मिलता है, लेकिन वो इतना नाकाफी होता है जिससे बड़े परिवार का पेट भूखा ही रह जाता है। हालांकि राजकुमार की मौत को जिले के डीएम साहब किसी पुरानी बीमारी से जोड़कर सरकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको पुनः अंत्योदय का और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न निःशुल्क मिल चुका है, जिससे स्पष्ट है कि घर में शासन की योजनाओं के अंतर्गत उनको पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका था। तथ्य यह भी संज्ञान में लाया गया है कि मृतक श्री राजकुमार पुत्री सुम्मी लंबे समय से बीमार चल रहे थे तथा उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने जानकारी दी है कि उनके पीछे आईएसआई किस तरह से पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में जबरी हाई कमिश्नर के घर पर पहरा है आईएसआई का। भारतीय उच्चायोग में तैनात है गौरव अहलूवालिया और वहीं से जानकारी आ रही है इसी महीने की 2 जून का ये वीडियो सामने आया है। गीता मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रही हैं। गीता, पूरी खबर बताएं। जी, ये गौरव अहलूवालिया जो हमारे शाउट अफेयर हैं, डीसीएम हैं इस्लामाबाद में, वो घर से निकल रहे थे और घर के बिल्कुल बाहर आईएसआई के लोग तैनात थे गाड़ियों में और बाइक में। ये पहली बार नहीं है जब हैरेसमेंट के केसेस हम देख रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट। जब गौरव अहलूवालिया अपने गाड़ी से बाहर निकले तो ये बाइक में आईएसआई के लोग उनको फॉलो करने लगे और बड़े इंटिमिडेटिंग तरीके से गाड़ी के पास आते थे और दूर जाते थे। ये उनका टैक्टिक है, हमेशा से टैक्टिक रहा है। जब वो डिप्लोमेट्स को डराना चाहते हैं या इंटिमिडेट करना चाहते हैं तो वो ऐसे पैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसा केस आया है, भारत जरूर प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या कहता है। आईएसआई का ये पुराना टैक्टिक है इंडियन डिप्लोमेट को हैरेस करने का। धन्यवाद आपका गीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान का एक और पैंतरा सामने आया है। आईएसआई किस तरह से भारतीय उच्चायुक्त में जो तैनात अधिकारी हैं उनको परेशान करता है, उसी की ये तस्वीर, ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपने देखी। एक हथिनी की हत्या। आइए आपको दिखाते हैं केरल की ये घटना। आखिर किसने पटाखे अंदर रखकर, विस्फोटक अंदर रखकर अनानास हथिनी को खिलाया? कैसे हथिनी की हुई मौत? रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट। एक हथिनी की मौत पर देश में मचा हाहाकार।
गर्भवती हथनी की मौत पर पूरा देश मौन। कौन है वो जल्लाद जिसने हथनी को बारूद खिलाया? कौन है गर्भवती हथनी को बारूद से भरा अनानास खिलाने वाला? गर्भवती हथनी के कातिल को कौन छुपा रहा है? एक गर्भवती हथनी की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई सबसे पहले एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो कौन जालिम हो सकता है जिसने भूखी हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया और बेचारी गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। हम आपको हथनी की मौत का पूरा सच बताएं, एक गर्भवती हथनी की मौत की दर्द भरी कहानी सुनाएं, उससे पहले आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता सुनाते हैं। यकीन मानिए, इस कविता को सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती। खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया। मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े खड़ी रही वो पानी में। अब क्या ही बताऊं तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग से धार, बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार। इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना, साइक्लोन, भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा। अभी संभल जाओ, पृथ्वी का ना अपमान करो। पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। इस कविता को मध्य प्रदेश के एक फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी ने सुनाई है। केरल के मलप्पुरम में हुई गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत से पूरा देश स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर लोग उबल रहे हैं, हथनी की मौत को अमानवीय बता रहे हैं। हर किसी का गुस्सा मलप्पुरम के लोगों पर फूट रहा है। ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। केरल के मलप्पुरम में एक भूखी हथनी अपनी कोख में पल रहे बच्चे को लेकर भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आई थी और वो गांव में भटक गई। कहा जा रहा है कि किसी ने उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। भूख के चलते हथनी अनानास खा गई और कुछ ही देर में पटाखे फटने लगे और पटाखों के बारूद से वो घायल हो गई। कुछ लोगों ने वन विभाग को ये जानकारी दी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि यह हथनी 18 से 20 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टरों ने हथनी के शरीर की जांच के बाद जो बातें बताई, उसे सुनकर किसी की भी आंखों से आंसू छलक आएंगे। डॉक्टरों ने बताया कि पटाखे हथनी के मुंह में फट गए थे, जिसकी वजह से उसका निचला जबड़ा और जीभ बुरी तरह से जल गए। वो दर्द से इतनी तड़प रही थी कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं मिला तो उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने केरल में जानवरों पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथनी, जो गर्भवती हथनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। मैं आपको एक ही आंकड़ा बता दूं, पाथनम तिट्टा में वहाँ सरकार ने इजाज़त दी केरला में कि जाकर के सारे जंगली सूअरों को बम के साथ मारो। मर गए, हजारों में उन्होंने मारा। मेनका गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि अनानास में बारूद हथनी को जानबूझकर दिया गया। उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सूअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्हें। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहाँ कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। Our doctor has told that this traumatic injury, it can be due to explosion in the mouth. How the explosion has taken place, by pineapple or by some other methods, by banana or by jackfruit, that we don't know, because right now it is a matter of investigation and we are trying to find out how it might have happened. मेनका गांधी के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी केरल के उस बारूद पर सवाल उठाए हैं जो हथनी को अनानास में भर कर दिया गया।
अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें 2-3 चीज़ समझना पड़ेगा। एक, क्या किसी ने जानबूझ के उस एलिफेंट को, प्रेग्नेंट एलिफेंट जो है उसको ये विस्फोटक भरा हुआ पाइनएप्पल खिलाया है, या उस इलाके में जो मुझे जानकारी मिल रही है अलग अलग सोर्सेज से कि उस इलाके में ये एक बहुत साल पुराना एक नियम है, एक क्या बोलूं, एक बहुत ही घटिया एक परंपरा है कि जो वहाँ पे किसान हैं वो अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए वैसे पाइनएप्पल में जो है विस्फोट, अलग अलग फल में विस्फोट भर के उस इलाके में रख देते हैं। वाइल्ड बोर जो है वो बहुत आता है, क्रॉप्स को खराब करता है, तो वो उसे खा लेते हैं। बताया जा रहा है कि जब गर्भवती हथनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया तो वो केरल के वेलियार नदी तक आई और पानी में खड़ी हो गई। हथनी काफी देर तक मुंह और सूंड को पानी में डुबोकर खड़ी रही ताकि उसे दर्द से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन हथनी ने नदी में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हथनी की हत्या, इंसानियत की मौत, ये सब अब पीछे रह गए हैं क्योंकि अब पॉलिटिक्स जिंदा है। क्योंकि आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे राजनीति के मैदान में अब लड़ाई छिड़ गई है, कैसे सियासी वार ये बन गया है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ पिनरई विजयन, राज्य के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं जवाब में, कैसे वो लगा रहे हैं हेट कैंपेन का आरोप। इस रिपोर्ट में देखिए। केरल से लेकर दिल्ली तक और केरल से लेकर बॉलीवुड तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया पर गर्भवती हथनी की हत्या पर हर कोई क्रोध में है। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, रणदीप हुड्डा, विराट कोहली, पूजा भट्ट, हर कोई गर्भवती हथनी के कातिल को कोस रहा है और सबसे ज्यादा तो मेनका गांधी भड़की हुई हैं। हाथी जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन आप देखेंगे 150 किस्म के पेड़ खत्म होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेंढक भी खत्म होंगे। मेंढक और हाथी के डंग का बहुत गहरा रिश्ता है। आपके कीड़े, बहुत सारे प्रजाति खत्म होंगे। जब वो कीड़े खत्म होंगे तो आपके फूल खत्म होंगे। एक हाथी पर इतनी जिंदगियां निर्भर हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो अब हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। मेनका गांधी ने हाथियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। मेनका गांधी ने कहा लगभग 600 हाथी मंदिरों में टांगे तोड़कर या भूखा रखकर या निजी मालिकों द्वारा डुबाकर या जंग लगी कीलें खिलाकर मार दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पालतू हाथी अब गिनती में कुल 507 रह गए थे, जिनमें 410 नर और 97 मादा है। साल 2017 में 17 हाथियों की मौत हुई, जबकि साल 2018 में 34 और साल 2019 में 14 हाथियों की मौत हुई। सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। ये आंकड़े उस रिपोर्ट से हैं जो साल 2019 में उन्होंने केरल हाईकोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2007 से 2018 के बीच क्रूरता की वजह से कुल 14 हाथियों की मौत हुई। गर्भवती हथनी की मौत को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। क्या करें, उसको कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते, फौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी। अब राहुल गांधी जी से सही चीज में स्टेटमेंट कहाँ आता है? अभी वो स्टेटमेंट करेंगी तो भी हमें हेल्प करने के लिए कुछ थोड़ी करेंगे। वो फोटो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं होगी। वो जंगल के अंदर अगर हाथी को ढूंढने जाएंगे तो या वहाँ पे विलेजर्स क्यों ऐसे इलीगल काम कर रहे हैं, जो हमें प्राइमा फेसी जो मिला है कि ये परंपरा चल रही है, तो पता करिए कि उनके पास तो चार्टर्ड फ्लाइट्स बहुत सारे होंगे। उधर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हथनी की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। Killing of an elephant in Kerala is shocking.
If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. बहुत ही दुखद है वो जो भी जितनी निंदा की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे जानवरों के प्रति बेजुबान पर जो अपराध है उसमें रोक आएगी और यह इतनी बड़ी सजा मिले कि पूरे दुनिया में नजीर बन जाए। एक तरफ देश में हथनी की मौत का गुस्सा है, दूसरी तरफ राजनीति भी चल पड़ी है। एक नन्ही सी जान अपने माँ के पेट में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती है, पर जब उसकी जान घिनौनी हरकत के तहत ले ली जाए तो इंसानियत पूरे विश्व की शर्मसार होती है। जी हाँ, केरल में हथनी का जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है उससे तो यही लगता है। इस पर राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन अभी कोई ये आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी और इसके लिए पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। कैमरामैन प्रमेंद्र शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इंसानियत मरी जब इस हथनी की हत्या हुई इतनी बेरहमी से, और पॉलिटिक्स एक बार फिर से कटघरे में है। वही पुराना अंदाज जो कि बिल्कुल बदलता नहीं। लेकिन मुंबई में क्या बदले हैं हालात, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तूफान तो चला गया लेकिन मुंबई दरिया बन गई। लगातार हो रही बारिश से हर इलाके में जल भराव, लोग परेशान। इस रिपोर्ट में अरब सागर से सदी का सबसे बड़ा तूफान महाराष्ट्र से टकराया तो मुंबई की क्या गत बन गई, आप देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई की तस्वीर बदल चुकी है। मायानगरी में मूसलाधार बारिश हो रही है और मायानगरी जैसे दरिया बन गई है। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंबई पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है उसके ठीक बाहर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि पुलिस स्टेशन से भी जो गाड़ियां हैं वो बहुत संभल के निकल रही हैं। वहीं ये क्योंकि जो रास्ता है ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का एक अहम रास्ता है। यहाँ पर मुंबई में के शहरी इलाके से लोग अगर उनको बाहर जाना है मुंबई तो ये एक अहम रास्ता होता है जिसके जरिए वो लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बीएमसी ने पंप तक लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पंपिंग होने के बावजूद यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि मुंबई में कई जगहों पर पानी भर जाता है। अकेले किंग सर्कल में ही नहीं, कालानगर में जोरदार बारिश के साथ जाम लग गया। कुर्ला में जबरदस्त बरसात ने रास्तों को तालाब बना दिया। कांदिवली में चलकर जाना है या तैरकर मालूम नहीं। प्रतीक्षा नगर में घुटने तक जल भराव है। गांधी मार्केट में पानी का ठहराव है, डूब के पार ही जाना है। घाटकोपर में लग रहा है अंबर से जलधारा फूट पड़ी है। माहिम भी डूबा डूबा है और सायन के तो कहने ही क्या। निसर्ग तूफान तो निकल गया लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। मुंबई को मुसीबतों का सैलाब दे गया। अभी जो मुंबई में हम लोग देख रहे हैं बारिश आज में, ये रिमेनेंट्स ऑफ द साइक्लोन है। मतलब साइक्लोन निकल जाने के बाद कुछ पैचेस रह जाते हैं, वो इनसे डेवलप होते हैं, उसी का एक भाग है। ये बरसात निसर्ग का नतीजा है और ये जड़ से उखड़े दरख्त निसर्ग की देन। लगभग 100 से ज्यादा पेड़ मुंबई सिटी में कल गिर गए। बहुत से होर्डिंग्स जो हैं, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे होते हैं वो नीचे गिर गए और रिस्टोरेशन वर्क चालू कर दिया गया था। पर जो साइक्लोन निसर्ग है उससे प्री मॉनसून और बारिश अब सिटी में चालू हो गई है। हमको अथॉरिटीज द्वारा बताया गया है कि लास्ट 24 घंटे में 50 मिलीमीटर की बारिश मुंबई सिटी में देखी गई है। उसके अलावा जो सबर्ब एरियाज है वहां पे करीब 24 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है और कंटिन्यूसली लास्ट 24 घंटे से बारिश हो रही है साइक्लोन निसर्ग की वजह से, जो कि चला तो गया है पर उसने प्री मॉनसून को ट्रिगर कर दिया है शहर में। मुंबई पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ी, कोरोना तूफान और अब भारी बरसात। विद्या और तनुश्री पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
कोरोना काल चल रहा है। हाँ, लॉकडाउन जरूर हटा है, लेकिन लॉकडाउन हटते ही देखिए शाहीन बाग की बेचैनी फिर से सामने आ गई है। एक बार फिर से धरना विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। पिछली बार तो दिल्ली पुलिस ने 100 दिन में हटाया था, इस बार दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से सीएए एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? जैसे ही यह खबर फैली तो पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई। शाहीन बाग में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए एहतियातन पुलिस तैनात है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए हालांकि पिछले अगर 3-4 दिनों से बात करें तो इस तरह के र्यूमर्स काफी आ रहे हैं और कई बार कई जगहों पर जो है प्रोटेस्टर्स जमा भी हुए, जहां पर प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया। दिल्ली के तमाम इलाकों में, चाहे वो मॉरिस नगर इलाका हो, इसके अलावा वसंत कुंज में भी इस तरह की खबरें आई थी। तो फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर स्थिति सामान्य है। जैसे तैसे 100 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों का तंबू उखाड़ फेंका था और अब कोरोना काल में भी शाहीन बाग में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो पुलिस का सतर्क होना लाजमी है। फरीद अली के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।